हेलो फ्रेंड, मैं हूं इमरान और आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा एसएससी सीजीएल का मिक्स प्रैक्टिस सेट चल रहा है जीएस का, और इससे पहले मैंने इसके 8 पार्ट करवा दिए हैं। जिसने वो नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर सारे पार्ट ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है हमारे, तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। और आपको चाहिए तो एक दिन में 2 वीडियो लेकर आए तो हम 2 वीडियो भी ले आएंगे। अगर आप बताएंगे जैसा कमेंट में वैसे ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए और लाइक ज़रूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? क्या राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है? तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है, कौन सा अनुच्छेद है? क्या वो 368 है या फिर 356 है या फिर 350 है या फिर 325 है? कौन सा है? तो हमारा आर्टिकल है 356। और एक होता है हमारा राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, वो लगता है 352 के तहत। किसके तहत? 352 के तहत। और एक होता है हमारा वित्तीय आपात, जो आज तक लगा नहीं है, वो भी पूछा जा सकता है, वो होता है 360 के तहत। ऐसे करके आपको याद कर लेना है। और ये कब लगा जाता है? ये इसके बारे में राज्यपाल रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को कि इस राज्य में जो है गवर्नमेंट बेकार हो गई है, वो व्यवस्थाएं बिल्कुल विफल हो गई हैं, वहाँ पर कुछ सही ढंग से चल नहीं रहा है, तब राष्ट्रपति इस पर संज्ञान लेता है, फिर ये लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? मतलब कितने अनुच्छेद थे ये पूछ रहा है, तो कितने अनुच्छेद थे? तो पहला ऑप्शन है हमारा 440 या 395 या फिर 310 या फिर 442। तो हमारे मूलतः संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ये थे 395। और अभी भी ये इतने ही अनुच्छेद हैं, हमारे आर्टिकल आज भी इतने ही हैं, लेकिन ये कि इसके पार्ट बन गए हैं, जैसे कि 19(1), 19(2), 19(3) ऐसे करके पार्ट बन गए, तो इसलिए बहुत सारे हो गए। 448 समथिंग है, इससे ज़्यादा ही है। लेकिन अगर मूलतः पूछेंगे तो हमेशा आप 395 ही मारिएगा। ठीक है आंसर। देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कह रहा है कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, वो बताता है हमें कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा या लेगा, वो सभी कोर्ट को मानना होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो इंडिया के अंदर, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर स्टेट कोर्ट हो, कोई भी हो। ये नहीं कह सकता कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया, अपना डिसीजन दिया, और हाई कोर्ट बोल देगा दिल्ली का मैं तो नहीं मानूंगा। तो ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये उसे कानूनी अधिकार मिला है संविधान के तहत। वो कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 141। इसके तहत वो कहता है कि तुम्हें मेरे अधिकार सारे मानने हैं, तुम्हें मेरे जो भी मैं ऑर्डर दूंगा वो सब तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? मतलब ये आर्टिकल है, इससे क्या एनआरआई इंडिया में नामित होते थे लोकसभा में, लेकिन अब ये अनुच्छेद खत्म कर दिया गया है, अब नहीं होते। लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, 330, वो 331 ये था। अब ये अनुच्छेद एलिमिनेट कर दिया गया, अब शायद ये इससे नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये पहले का क्वेश्चन है, इसीलिए पहले ही आया था, अब नहीं आएगा ये क्वेश्चन। भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है? यानी कि हमारा ये जो आर्टिकल है, इससे हमें नए राज्य के गठन की व्यवस्था होती है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? क्या ये 1 है या 3 है या फिर 2 है या फिर 9 है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है आर्टिकल 3। इसके तहत हम कोई भी राज्य नया बना सकते हैं, किसी राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं, किसी राज्य की सीमाएं चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 3 है। और अगर हमें कहीं बाहर किसी दूसरे देश से नया राज्य लेकर आना है, मतलब किसी और टेरिटरी से, तो वो आर्टिकल 2 के तहत होता है, कोई नया राज्य किसी अदर कंट्री से। लेकिन अगर हमें अपने ही राज्य में कुछ बदलना है, ना बदलना है, या फिर नया स्टेट बनाना है इंडिया के अंदर, तो ये आर्टिकल 3 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संसद के किसी भी सदन तथा इसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का निर्धारण मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। ये आपको उस दिन ही बताया गया था, ये बार बार रिपीट होता है। एसएससी क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, बस हो सकता है थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दें। सभी मतलब एग्जाम में, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं, ये नहीं कि एसएससी में ही। तो ये किस में है? तो ये आर्टिकल हमारा 105। ये हमें संसद की समितियों को, उनके सदस्यों को विशेष अधिकार देता है। नेक्स्ट, वे मामले जो औचित्य प्रश्न नहीं होते उन्हें लोकसभा के नियम
के तहत विशेष उल्लेख के तरीके से उठाया जा सकता है, यानी कौन सा रूल है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये कोई पढ़ता भी नहीं होगा, ये लोग समझ में नहीं आएगा। तो ये कौन सा नियम है, ये 377। तो कुछ कुछ बहुत टफ टफ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये छोड़ने वाले थे। अगर आपको आ गया तो ठीक है, अगर आता है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ रिजर्वेशन देता है, तो वही बताया गया। तो कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल है हमारा, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या वो 335 है, आपने पढ़ा ही है, या फिर 321 है, या 330 है, या फिर 325 है। तो जिसने हमारे पहले का वीडियो देखेंगे उसे पता होगा आर्टिकल 330। तो हमारे पहले का वीडियो इसलिए ज़रूर देखें जाकर। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से, मतलब एक जो आर्टिकल है ये हमारे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। तो कौन सा आर्टिकल है, ये डेली आप कर रहे हैं, आर्टिकल 54। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट है, मैंने भी पढ़ाया है आपको। तो ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 280, जो इजी क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। मतलब ये कौन सी हमारी अनुसूची है जिसमें शपथ के बारे में बताया गया है। तो आप बताइए कौन सी अनुसूची है, क्या वह 4th है, या फिर 5th है, या फिर 3rd है, या 2nd है, बताइए आप। तो 4th अनुसूची तो होगी नहीं, ये राज्यसभा की सीटों का आवंटन बताती है। 5वीं अनुसूची क्या है, ये शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के बारे में बताती है। और दूसरी अनुसूची ये किसके बारे में बताती है, ये वेतन भत्ते बताती है हमारे। तो कौन सी होगी, 3rd, ये हमारी शपथ के बारे में बताती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से साइंस शुरू हो गया। आज मैंने कंप्लीट जीएस टाइप की ले रखी है, इसमें सब कुछ स्टैटिक साइंस सब है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। मतलब जो हमारे आँख में जो लाइट आती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है। तो किसके द्वारा होती है, आइरिस के द्वारा होती है, या फिर कॉर्निया के द्वारा होती है, या फिर प्यूपिल, या फिर रेटिना। तो किसके द्वारा होती है, ये होती है प्यूपिल, पुतली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक मानस स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम जो लाइट की जो इंटेंसिटी नापते हैं, मीज़र करते हैं, वो किससे करते हैं। तो क्या फोटोमीटर होता है, या फिर कैलिपर्स, या फिर एमीटर, या फिर डायनोमीटर, क्या होता है वो, आप बताइए। ये होता है फोटोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रजत को दीर्घ दृष्टि है, उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देते हैं। मतलब उसे दीर्घ दृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपिया है, तो उसे कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, बाईफोकल, या फिर कॉनकेव यानी कि अवतल, या फिर प्रोग्रेसिव यानी कि उन्नतिशील, या फिर कॉन्वेक्स। तो आप बताइए। तो आप समझ रहे दीर्घ दृष्टि की बात कर रहा है, यानी कि वो कर रहा है दूरदृष्टि की बात। हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है दूरदृष्टि। तो दूरदृष्टि अगर दोष है तो हमें यानी कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। उल्टा होता है, जब हमें दूरदृष्टि दोष होता है तो हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जब हमें निकट दृष्टि दोष होता है तो हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती थी। यहाँ पर दूरदृष्टि की बात कर रहा है, यानी दूरदृष्टि दोष, इसमें हमें निकट की नहीं दिखाई देंगी। तो निकट के हम लोग किसका यूज़ करते हैं, निकट का यूज़ करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स का, इस लेंस का यूज़ करते हैं, उत्तल का। और जब हमें निकट दृष्टि दोष होता है तो हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो हम लोग करते हैं कॉनकेव का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आँख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँख के सामने स्थित नामक से प्रवेश करती है। मतलब जो आँख की जो किरणें हैं, आँख में प्रकाश की किरणें हैं, लाइट रेस, ये किसके ज़रिए एंटर करती हैं हमारे आइज़ में, किसके ज़रिए करती हैं। देखते हैं, ऑप्शन हमारा पहला क्या है, लेंस है, या फिर आइरिस है, या फिर कॉर्निया, या फिर ऑप्टिक तंत्रिका है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा कॉर्निया, इसके ज़रिए हमारे आँख में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस प्रकार है। मतलब लेंस, किस तरह का लेंस यूज़ करते हैं प्रेस बायोपिया में। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है, ये वो रोग होता है जिसमें हमें दोनों तरह की नज़र हमारी कमज़ोर होती है, या कि निकट भी होती है और दूरदृष्टि, दोनों तरह की नज़र कमज़ोर होती है। इसमें हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, बाईफोकल लेंस। आपने देखा भी होगा, जब हम लोग किसी किसी के मतलब ग्लासेस में क्या होता है, नीचे साइड अलग से लेंस लगे होते हैं, वो पास की वस्तुएं देखने के लिए होते हैं, और एक
ऊपर होता है वो दूर की वस्तु देने लगा होता है, डबल होता है, वही वाला ये। नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है, यानी कि टिंडल इफेक्ट पूछा गया, तो ये कौन सा होता है? क्या ये प्रकाश का परावर्तन है, या फिर प्रकाश का अपवर्तन है, या फिर स्कैटरिंग है यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, या फिर डिस्पर्जन है? तो ये इसका ऑप्शन क्या है आप बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा ए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट देखते हैं, आसमान नीला किसकी वजह से नजर आता है? ये कॉमन क्वेश्चन है काफ़ी। हमें आसमान नीला दिखाई देता है, सूरज जब निकलता है लाल छिपता है तो लाल दिखाई देता है, आसमान लाल हो जाता है, ये सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, ये भी हमारे प्रकाश का क्या है, प्रकीर्णन नहीं होता, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, तभी हमें नीला दिखाई देता है, कभी कैसे दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फल्मिनोलॉजी का अध्ययन है, मतलब फल्मिनोलॉजी किसका अध्ययन है? क्या ये ज्वालामुखी प्रस्फुटन का, या फिर आकाशीय बिजली का, या फिर प्राकृतिक गैस का, या फिर वायुमंडल का है? किसका है ये हमारा लाइटनिंग का, यानी कि आकाशीय बिजली का अध्ययन इसमें किया जाता है। फल्मिनोलॉजी अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? ठीक है, तो हमें जब हम लोग क्या करते हैं, पोल और फोकस के बीच में जब किसी वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है, तुम्हारा आकार कैसा हो जाता है? क्या समान आकार बनता है, सेम साइज का, या फिर इनलार्ज होता है, या फिर पॉइंट साइज का होता है, या फिर डिमिनिश यानी कि कम आकार का होता है? तो कैसा होता है हमारा, इनलार्ज बनता है, आवर्धित बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? हमारे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आपको ये पता होगा। ये क्या डिफ्रैक्शन होता है, या फिर रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन, या फिर रिफ्लेक्शन परावर्तन, या फिर एडवेक्शन अभिवहन? तो क्या होता है ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की वजह से तारे हमारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारा स्टैटिक जीके शुरू हो गई है। लूर एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मतलब किस राज्य की महिलाओं द्वारा लूर किया जाता है? तो लूर किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन हमारा हरियाणा, दूसरा ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश, तीसरा है पंजाब, चौथा है राजस्थान। तो ये कौन सा है, ये हरियाणा। यहाँ पर लूर डांस होता है। ठीक है, इस और ये भी पूछ सकते हैं कि लूर डांस कौन करता है, तो ये स्त्री करती नहीं, महिलाएं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की पारंपरिक छठ कठपुतली को इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? बोमलट्टम, या फिर सखी कुंदेई, या फिर यमपुरी, या फिर मलासूत्री बाहुल्य? तो किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है यमपुरी के नाम से। नेक्स्ट, भांड पत्थर नामक एक परंपरा है जो मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? यानी कि हमने बताया था आपको, ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ भी है। भांड मतलब होता है एक्टर, पत्थर मतलब होता है जो वो परफॉर्म करने वाला है, जिसकी नकल करता है वो। तो ये कहाँ होता है, ये होता है जम्मू कश्मीर में हमारे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हल्लीसक एक सामूहिक नृत्य है जो जो कहाँ का है, ये पूछा गया किस राज्य का है? तो हल्लीसक कहाँ का है? हल्लीसका जो है ये, क्या ये राजस्थान का है, या फिर गोवा का है, या गुजरात, या महाराष्ट्र? कहाँ का ये? तो ये है गुजरात का। नेक्स्ट देखते हैं, बिरहोर नृत्य एक आदिवासी लोक नृत्य है, ये कहाँ का है, ये पूछा गया। तो बिरहोर कहाँ का है, हिमाचल का है, या फिर पंजाब का है, कर्नाटक का, या झारखंड का? कहाँ का है, ये है झारखंड का। नेक्स्ट देखते हैं, कटसा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा को लेकर की जाती है, मतलब इस चीज़ को लेकर इसे किया जाता है, इस डांस को, कटसा का। और कौन करती है, महिलाएं करती हैं। और कहाँ करती है, झारखंड में करती हैं। ये भी पूछ सकते हैं कटसा कहाँ का है, झारखंड का। तो क्या लेकर चलती हैं, ये चलती हैं क्या, कलश लेकर चलती हैं, या फिर कमंडलू लेकर चलती हैं, या फिर कुंभ, या कपाल? तो क्या लेकर चलती हैं, लेकर चलती हैं कलश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है। इसमें मतलब गर्म कोयले पर चलते हैं, ऐसी सी भी रीतियाँ हैं, रिवाज हैं, जिससे तटीय जिलों में किया जाता है। तो तटीय जिले कहाँ के हैं, देखते हैं, आंध्रा है, या फिर कर्नाटका है, तमिलनाडु है, या फिर केरला है? तो कहाँ होता है ये भूतड़ा कोला कहाँ होता है, ये होता है कर्नाटका में, यहाँ का तटीय रीजन में होता है। ठीक है,
पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी, यानी कि फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कहाँ की, पुडुचेरी की। तो ये कौन थी, ऑप्शन क्या है, अवस्था टोंगे या फिर कंचन चौधरी या किरण बेदी या सुंदरी नंदा। और ये लोग 90% लोग किरण बेदी टिक करके चले आएंगे, नहीं ये नहीं है, ये कौन है, सुंदरी नंदा। ठीक है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए, ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ये कहाँ की थी, श्रीलंका की थी, ये भी जानते हैं आप, तो यही समझ गए कौन है ये, श्री मावो भंडारनायक है। नेक्स्ट, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, मतलब किसी हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस, वो भी फीमेल में, कौन थी। देखते हैं ऑप्शन हमारा, सैयद ताहिरा है, फिर लीला सेठ है, या रूमा पाल है, या फिर फातिमा बीबी। तो कौन है ये है लीला सेठ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की पहली महिला महासचिव कौन थी। इसमें भी पहली फर्स्ट फीमेल पूछा गया है, फर्स्ट फीमेल बहुत पूछा जाता है। तो क्या है ऑप्शन, ऑप्शन हमारा एंटोनियो गुटेरस हैं, या फिर फातिमा दियाना सईद हैं, या फिर जेरेमिया न्यामने किंग्सले, या फिर मैडलिन अल्ब्राइट हैं, अल्ब्राइट। देख लीजिए आप, तो ये कौन है, फातिमा दियाना सईद। ठीक है, सार्क की पहली महिला सचिव, महासचिव। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से ज्योग्राफी शुरू होगी। संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि इक्विनॉक्स, किसकी बात कर रहा है, इक्विनॉक्स कब बराबर होते हैं, डे ऑफ विंटर सोल्स्टिस, डे ऑफ समर सोल्स्टिस एंड ऑर्बिटल प्लेन, या फिर इक्विनॉक्स कब होते हैं, इक्विनॉक्स पे होते हैं। ये कब कब होता है, ये होता है 21 मार्च को होता है, 20 या 21 मार्च को, और एक होता है 23 सितंबर को, 2 बार होता है वर्ष में। (93) पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 53 मीटर ऊपर से राज्य की राजधानी का नाम बताइए। आप देखिए इतना डीप है, जिसे ज्योग्राफिक अच्छी नॉलेज होगी वो तो कर लेगा, वरना फिर इसमें या तो लोग तुक्का मारेंगे या छोड़ देंगे। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ईटानगर। या आप ऐसे रट लीजिए, अगर यही आ जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। भारत के उत्तर में स्थित है ये, क्या चीज़ भारत के उत्तर में स्थित है, तो भारत के उत्तर में स्थित क्या है, भारत यहाँ से क्या होकर जाती है, यहाँ होकर जाती है भूमध्य रेखा। ठीक है, इक्वेटर। अब भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ये 8 राज्यों से भारत से गुजरती है, कल बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर के इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली। तो कितना होता है ये, क्या ये 111 है, या फिर 145 है, या 133 है, 122 है। तो क्या है ये 111, इतने किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती, कल आपको बताया था, 8 राज्य भी बता दिए थे। तो ये कहाँ से गुजरती, क्या ये असम से गुजरती है, या फिर मिजोरम से, नागालैंड से, या मणिपुर से, कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है मिजोरम से। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी, जिसे उपसौर भी कहा जाता है, कहाँ होती, कब होता है, मतलब ये तो उपसौर होता है, हमने कल बताया था आपसे। अपीरियन होता है जैसे सबसे दूर हमारी अर्थ जो है सन से बहुत दूर चली जाती है, और ये हमेशा जुलाई में होता है। तो आप जुलाई देखते ही समझ जाएंगे, एक ही ऑप्शन दे रखा है जुलाई का, 4 जुलाई, यही तो 4 जुलाई के आसपास होता है हमेशा। 4 जुलाई को ऐसा ज़रूरी नहीं, फर्स्ट वीक में हो जाता है जुलाई के। नेक्स्ट, और अगर यहाँ पर अपीरियन होता, अपसौर होता, वो कब होता है, वो जनवरी में होता है हमेशा, जब हमारी अर्थ जो है हमारे सन के सबसे ज़्यादा करीब आ जाती है। ठीक है। एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे कहते हैं समकाल, आइसोक्रोन्स। ठीक है, समकाल रेखा। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अब देखिए ये फिर से आ गया कर्क रेखा वाला, कल आपको हमने 8 राज्य बताए थे। एमपी से तो जाती है, ये बंगाल से भी जाती है, गुजरात से भी जाती है, कहाँ से नहीं जाती, आंध्रा से नहीं जाती है। नेक्स्ट, ये देखो 8 राज्य फिर से दिखा देता हूँ आपको, रिवीजन हो जाएगा आपको। गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, एमपी से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, झारखंड से जाती है, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा एंड मिजोरम। आंध्रा तो कहीं नहीं है। ठीक है।
भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो कैसे जाना जाता है? ये होता है हमारा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश के समानांतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 डिग्री पूर्व मध्याह्न कहाँ से नहीं गुजरता है? ये देखिए फिर से डीप क्वेश्चन आ गया। कहाँ से नहीं गुजरता है? ये कहाँ से नहीं गुजरता है 90 डिग्री पूर्व मध्याह्न? ये सिक्किम से नहीं गुजरता है। रट लीजिए इस क्वेश्चन को, तो रिपीट हो जाए। भारतीय मानक समय देशांतर डिग्री पूर्व के अनुरूप है, यानी हमारा जो समय है कितने डिग्री पूर्व के अनुरूप है? 85, 85.5, 76.5, 79। ये तो सभी ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन सही है, आंसर गलत है। इसका आंसर होगा 82.5 डिग्री। ठीक है, सुनामी के कारण होती है। सुनामी किसके कारण होती है? जो हमारे क्या होता है, हमारे जो सी बॉडी है यानी कि समुद्र है, उसके नीचे क्या है, तो अर्थ को क्या था या फिर ज्वालामुखी घटना होती है। तो ये एक ही ऑप्शन दे रखा है, आपको दिख जाएगा आपको बहुत आसानी से। क्या ये है वो ऑप्शन? पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि, यानी कि जो अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, उससे हमारे सुनामी बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। आयन अकबरी के लेखक, यहाँ से हिस्ट्री शुरू हो गई। आयन अकबरी के लेखक कौन था? अकबर तो थे नहीं, ये तो पढ़े लिखे नहीं थे। भीमसेन, ये तो म्यूजिक बजाते हैं। काफ़ी कहाँ, ये भी नहीं थे। कौन थे? अबुल फजल। नेक्स्ट, अकबर के समय सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कोतवाल के नाम से, या फिर फौजदार, या फिर बख्शी, या फिर सद्र? किस नाम से जाना जाता है? फौजदार के नाम से जाना जाता है। और इनका सेनापति कौन थे? मीर बख्शी। ठीक है, नेक्स्ट। आईने एक बारी पुस्तक के लेखक, देखिए फिर पूछिए, ये क्वेश्चन कितना रिपीट होता है? कम से कम 4 बार रिपीट हो चुका है कल से अभी तक ये। अबुल फजल, और एग्जाम में कभी सीजल में दे देगा, कभी एमटीएस में दे देगा, कभी नेक्स्ट ईयर रिपीट कर देगा, ये करता रहेगा। निम्न में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था? ये भी आपको पता है किसने किया था? अकबर ने किया था। कब किया था? 1582 में। ये इंपॉर्टेंट है, अब किया था इस टाइम पे, तो ये याद कर लीजिए, आप डेट भी याद कर लीजिए। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा? तो किस वर्ष पहुंचा था आप बताइए? क्या 1442 में पहुंचे थे, या फिर 1472 में, या फिर 1458 में, या 1498 में? कब पहुंचे थे ये 1498 में पहुंचे थे। इनका जमहूरी ने स्वागत किया था। ठीक है, अकबर ने अपने पुत्र सलीम को उत्तराधिकारी बनाया, जिन्होंने की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है विश्व का विजेता। यानी किसकी उपाधि धारण की उन्होंने धारण की? जहांगीर की उपाधि। इसके इनका नाम क्या था? इनका रियल नाम था सलीम। ये दे रखा है सलीम। तो जहांगीर का मतलब भी पूछ सकते क्या होता है? विश्व का विजेता। नेक्स्ट, ने मेहर उन निसा से शादी की जिसे उन्होंने नूरजहां दुनिया की रोशनी कहा। किसने कहा? किसने शादी की थी नूरजहां से? इन्होंने की थी। किसने की थी? ये थी जहांगीर ने की थी। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बनता है ऐसे, जो नूरजहां इनकी माँ थी अस्मत बानो, इन्होंने इत्र बनाने की विधि खोजी थी। तो ये पूछ सकते हैं इत्र बनाने की विधि किसने खोजी थी? तो इनकी नूरजहां की माँ थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम, इन्होंने इत्र बनाने की विधि खोजी थी। नेक्स्ट, सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत के रूप में मुगल शासक के दरबार में, सर थॉमस रो किसके दरबार में आए थे? अकबर के दरबार में आए थे, या शाहजहां, या जहांगीर, या हुमायूं? किसके दरबार में आए थे? ये आए थे जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक कारखाना खोलने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को बादशाह के दरबार में भेजा। किस बादशाह के दरबार में भेजा, और किसे भेजा? हॉकिंस को। कब भेजा? 1608 में। क्या खोलने के लिए? एक कारखाना खोलने के लिए। ये सब हर तरह से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता था। किसके दरबार में भेजा था? जहांगीर के दरबार में। 1608 में भेजा था। 1605 में अकबर मर चुके थे, और ये तो बाद में आए, और ये पहले ख़त्म होते। नेक्स्ट, के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने भारत का दौरा किया। देखिए पहले अलग अलग पूछा, फिर बाद में इकट्ठा पूछा। ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट किया। तो किसके शासन में? जहांगीर के शासन में। तो फ्रेंड्स, हमारे ये क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, और हमने बहुत जल्दी ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।